हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल खुबरिया सर क्लासेस में। चलिए आज देखते हैं हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर 5 समास और इसका लेक्चर 2 है। मैं पीताम्बर खुबरिया इस चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण के सभी कंटेंट के बारे में इस चैनल में बताऊंगा। चलिए चलते हैं समास। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि दो शब्दों के मेल से एक अर्थयुक्त संक्षिप्त शब्द बनता है, उसको हम समास कहते हैं। और पिछले हमने लेक्चर में बताए थे समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं। और समास की भी प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियाँ भी लुप्त हो जाती है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। और समास के हमने प्रकार भी पढ़े थे कि समास के 5 प्रकार होते हैं: अवयवी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। और चलिए देखते हैं समास। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, यानी 2 वर्ड आप लें। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो संक्षिप्त रूप या एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं उसको समास या समासिक समस्त पद या समासिक शब्द कहते हैं। सीधा समास का यही अर्थ है, सीधा। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप होता है, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों को लोप कर जो संक्षिप्त रूप या एक नया सार्थक शब्द निर्माण करते हैं उसे समास कहते हैं या समासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, रसोई घर। तो रसोई घर, रसोई के लिए घर, ठीक है। तो के लिए यहाँ क्या है, उसका लोप हो रहा है, उसका एक संक्षिप्त रूप हो जाता है आपका क्या, रसोई घर। उपयुक्त वाक्य में रसोई के लिए घर शब्द में के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द बनता है रसोई घर, जो एक समासिक शब्द है। चलिए आगे चलते हैं। समास के भेद, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि समास के 6 भेद हैं। समास पिछले में मैंने 5 बताया था, समास के 6 भेद हैं, जिसमें आपका अवयवी भाव समास, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। एक होता है तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। एक होता है कर्मधारय समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। एक होता है द्विगु समास, जिस प्रथम पद संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं। और एक होता है बहुब्रीहि समास। एक होता है क्या, बहुब्रीहि समास, जिसका अर्थ होता है तीसरे का अर्थ का बोध होता है इसमें। तो समास के 6 प्रकार हैं और ये आपके सामने लिखे हुए हैं। एक हो गया अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए आते हैं एक एक समास के बारे में हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो पसंद आते हैं या उसमें कोई कमी बेसी होती है तो आप अपना कमेंट करके हमें सुझाव समझाइश दें या हमारी गलतियाँ बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में उसका सुधार करके अच्छे से अच्छा प्रेषित करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। अवयवी भाव समास, पहला हम समास पढ़ रहे हैं अवयवी भाव समास। तो अवयवी भाव समास में आप देखिए, जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अवयव तथा प्रधान हो, जिस समास का पहला पद अवयव हो और प्रधान हो, उसे हम क्या कहेंगे, अवयवी भाव समास। नाम से ही लग रहा है अवयव कि पहला पद जो है उसका अवयव हो, उसे हम अवयवी भाव समास कहेंगे। प्रथम पद प्रधान हो तथा प्रथम पद अवयव होता है। अब अवयव किसको बोलेंगे, देखो अवयवी भाव समास में प्रथम पद जो होता है वो होता है प्रधान, ठीक है, और प्रथम पद अवयव भी होता है। तो वे शब्द अवयव किसको बोलेंगे, तो वे शब्द जो लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलते हैं अवयव कहलाते हैं। इनको हम बदल नहीं सकते हैं, लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलते हैं अवयव
कहलाते हैं। अवयवी समास हम पढ़ रहे थे। अवयवी भाव समास जिस समास का पहला पद पूर्व पद अवयव हो और प्रधान हो तो हम उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। एक चीज़ और निकल के आ रही है कि प्रथम पद जो है प्रधान हो तथा प्रथम पद में क्या हो, प्रथम पद अवयव होता है। अब अवयव हम किसको बोलेंगे? अवयव वे शब्द जो लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलते हैं अवयव कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो कभी हम नहीं बदलते हैं, लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलते, उनको अवयव कहते हैं। जैसे कि हमने देखा संस्कृत के कुछ उपसर्ग वो क्या है, अवयव युक्त है। संस्कृत के कुछ शब्द हैं अवयव युक्त। तो अवयवी भाव समास की पहचान के लिए आप ये शब्द याद रखें कि अवयवी भाव समास को आप कैसे पहचानेंगे। तो पहला पद जो है अवयवी भाव में अवयव होता है। अवयव कैसे हो सकते हैं? आ, अनु, प्रति, भर, यावत, यथा, हर, इस प्रकार के अगर जो अवयव हैं जो लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, वो अवयव अगर पहला पद है तो हम उस समास को अवयवी भाव समास कहते हैं। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण आपके सामने है अवयवी भाव समास के। तो प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति और दिन ये समास का विग्रह रूप है। ठीक है, इसको समास के रूप में हम लिखेंगे क्या, प्रतिदिन। और ये जो प्रतिधन के दिन लिखा है ये है अवयव के रूप में। ठीक है, प्रति यहाँ क्या है, अवयव है, और दिन उसका उत्तर पद है। प्रथम पद हो गया प्रति और उत्तर पद हो गया दिन। तो ये दोनों मिलके समास को संक्षिप्त रूप जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रतिदिन। इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो प्रत्येक दिन होगा। समझ जाएंगे, प्रतिधन दिन, प्रति अवयव मिला और उसके साथ दिन मिला तो ये बन गया एक शब्द प्रतिदिन। और इसका हम अगर विग्रह करेंगे तो इसका मतलब होगा प्रत्येक दिन। अगला शब्द देखते हैं आजन्म। आजन्म में आ क्या है आपका, अवयव हो गया, जन्म जो हो गया उत्तर पद हो गया, दोनों मिलके बन गया आपके आजन्म। आजन्म का मतलब होता है जन्म से लेकर। ऐसे ही आप देखेंगे यथा, यथा एक अवयव होगा, उसका यथा हो गया प्रथम पद, उत्तर पद हो गया संभव, दोनों मिलके बना आपका समास यथा संभव। अब इसका हम विग्रह करेंगे जैसा संभव हो। यथा संभव का मतलब होता है जैसा भी संभव हो। चलिए अगला देखते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण हम देखते हैं अनुरूप। अनुरूप, अनुरूप, अनुरूप में देखिए अनु उपसर्ग हो गया आपका, अवयव हो गया आपका, और रूप हो गया उसका उत्तर पद। तो अनु प्रथम पद हो गया जो अवयव है, दूसरा पद हो गया क्या, रूप, उत्तर पद। तो ये मिलके बना आपका अनुरूप। अनुरूप का विग्रह हम करेंगे तो रूप के योग्य होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम भरपेट। भर यहाँ क्या है आपका, भर यहाँ पे अवयव है, पेट उत्तर पद है। तो प्रथम पद भर हो गया, उत्तर पद हो गया पेट, दोनों मिलके क्या बन रहे हैं आपके भरपेट। और भरपेट का विग्रह हम कर रहे हैं, समास विग्रह कर रहे हैं, तो इसका होता है पेट भर के। चलिए अगले उदाहरण देखिए प्रतिकूल। प्रतिकूल, प्रति क्या आ गया आपका, अवयव हो गया, कूल उत्तर पद हो गया। तो प्रथम पद अवयव हो गया, दूसरा पद कूल उत्तर पद हो गया। तो प्रति और कूल मिलके बना आपका प्रतिकूल। और प्रतिकूल का मतलब होता है इच्छा के विरुद्ध। अगला है हाथ। हाथ, हाथ, हाथ को हम मिला दे रहे हैं। हाथ जो है एक अवयव है जिसको लिंग वचन काल के अनुसार हम नहीं तोड़ सकते, और उसका उत्तर पद भी हाथ है। तो दोनों मिलके हाथों हाथ हुआ, और हाथों हाथ का मतलब होता है हाथ ही हाथ में। तो इस प्रकार ये हो गया अवयव। अवयव समास का आप सीधा सीधा ध्यान रखेंगे कि जो अवयव समास होती है, अवयवी भाव समास होती है, उसमें जो है प्रथम पद जो है अवयव होगा। प्रथम पद अवयव होगा, यानी जहाँ आ अनु प्रति भर यावत यथा, जहाँ आपको आ अनु प्रति भर यावत यथा ये सब आपके जहाँ आ रहे हैं, आप समझ जाएंगे कि ये अवयवी भाव समास है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है तत्पुरुष समास। दोस्तों तत्पुरुष समास पढ़ने से पहले हमको कारक रचना पता होनी चाहिए। हिंदी संस्कृत में जो कारक रचना होती है उस कारक रचना का हमको नॉलेज होना चाहिए, तभी हमको तत्पुरुष समास समझ में आएगा। चलिए देखते हैं हम तत्पुरुष समास किसको कहते हैं।
तो तत्पुरुष समास हम देखते हैं, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक चिन्ह मैंने पहले ही बोला था कि आपको कारक चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए किस प्रकार से, जैसे हम उदाहरण देखते हैं। कारक विभक्ति व्यक्ति आप लोगों ने पढ़ा होगा। कारक विभक्ति आपने इस प्रकार से पढ़ा होगा कि कर्ता ने, कारक विभक्ति आपने पहले पढ़ा होगा पुरानी क्लासों में। आपने पढ़ा होगा कि कर्ता ने ये विभक्ति चल रही है आपकी, और ये देखो ये विभक्ति, ये कारक रचना और ये चिन्ह है, ठीक है। और इधर चल रहा है समास। तो प्रथम विभक्ति कर्ता ने, द्वितीय विभक्ति कर्म को, तृतीय विभक्ति करण से के द्वारा, से के द्वारा मतलब उसके द्वारा जो हो रहा है। चतुर्थी संप्रदान को के लिए, पंचमी अपादान से, षष्ठी संबंध का के की रा रे री ना ने नी, और उसके बाद में आपका आता है क्या, अधिकरण। अधिकरण में क्या आता है आपका, अधिकरण में आता है मैं पर, ठीक है। उसके बाद अष्टमी आती है संबोधन। तो आप इसमें देखिए मैंने क्या किया हुआ है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ क्रॉस लगाया हुआ है और नीचे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने कहाँ कहाँ क्रॉस लगाया हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे, प्रथम विभक्ति कर्ता जो है वो तत्पुरुष समास नहीं होगा। द्वितीय विभक्ति में कर्म को ये आपका द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। फिर तृतीय विभक्ति में हम देखते हैं करण से के द्वारा, यानी होता है तृतीय तत्पुरुष समास होता है। फिर उसके बाद में होता है चतुर्थी में संप्रदान को के लिए, ये होता है चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। इसके बाद में हम देखते हैं पंचमी अपादान से अलग होना, से मतलब ये अलग होना है, जो पहले वाला से था उसका मतलब होता है उसके द्वारा होना। तो अपादान से होता है, इसका मतलब होता है अलग होना, पंचमी तत्पुरुष। और संबंध होता है का के की रा रे री ना ने नी, षष्ठी तत्पुरुष इसको बोलेंगे। उसके बाद में आता अधिकरण, ये होता है आपका सप्तमी तत्पुरुष। यानी द्वितीय विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक के जो कारक चिन्ह किसी शब्द में मिलके बन रहे हैं तो वो आपका होगा क्या, तत्पुरुष समास होगा। इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ। आइए हम उदाहरण में देखते हैं, उसमें और अच्छे से हमको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में समास विग्रह करने पर, तत्पुरुष समास में समास विग्रह करने पर कर्ता कारक और संबोधन विभक्तियों के अतिरिक्त किसी भी कारक विभक्ति तथा विभक्तियों के अनुसार इसके ही उपभेद होते हैं। इसके ही क्या होते हैं, उपभेद होते हैं। यानी जो आपकी प्रथम विभक्ति रहेगी और अंतिम विभक्ति यानी अष्टमी विभक्ति रहेगी, उसको हमको क्या करना है, उसको छोड़ के उसके बीच की द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी और षष्ठी और सप्तमी, ये विभक्तियाँ जहाँ इन कारक रचनाओं का उपयोग होता है, कारक चिन्हों का उपयोग होता है, वहाँ होता है आपका तत्पुरुष समास। इन लाइनों का भी यही अर्थ हुआ। यानी कि आपका जो कर्ता कारक यानी प्रथम विभक्ति और संबोधन यानी अष्टमी विभक्ति जो है अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति तथा विभक्तियों के अनुसार इसके उपभेद होते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम। विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, विभक्तियों और नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से भेद हैं, 6 भेद। तो पहला हो गया आपका क्या, कर्म तत्पुरुष। पहला हो गया आपका क्या, कर्म तत्पुरुष। दूसरा हो गया करण तत्पुरुष। देखो कर्म तत्पुरुष का मतलब हो गया द्वितीय तत्पुरुष, करण तत्पुरुष का मतलब हो गया तृतीय तत्पुरुष, और उसके बाद में आ रहा है आपका क्या, संप्रदान तत्पुरुष यानी तृतीय चतुर्थ तत्पुरुष हो गया, और अपादान का मतलब हो गया पंचम तत्पुरुष।
अपादान से मतलब ये हुआ आपका कि अपादान के जो कारक चिन्ह होंगे वो आएंगे। देखो संबंध तत्पुरुष यानी षष्ठी तत्पुरुष उसको हम कहेंगे। इसके बाद में आता है अधिकरण तत्पुरुष, ये होता है आपका सप्तमी तत्पुरुष। तो ये थे तत्पुरुष समास के प्रकार। आइए एक एक प्रकार के हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तत्पुरुष समास में हम सबसे पहले देखते हैं कर्म तत्पुरुष समास, या जिसको हम द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। तो इस समास में, इस तत्पुरुष समास में, इसमें कर्म कारक विभक्ति को का लोप हो जाता है। कर्म को यानी इस विभक्ति में, इस कारक, इस समास में कर्म कारक की विभक्ति को का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। को का कैसे लोप होगा है हम देख रहे हैं आगे। जैसे गगन को चूमने वाला उसको क्या बोलेंगे हो, गगनचुंबी। गगन को चूमने वाला क्या बोलेंगे, गगनचुंबी। तो गगनचुंबी जो है ये आपका हो गया समास। गगनचुंबी क्या हो गया, ये हो गया आपका समास, और इसका विग्रह है गगन को चूमने वाला। तो ये को हमने क्या कर दिए, लोप कर दिए, और उसको अगर हम संक्षिप्त रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, गगनचुंबी लिखेंगे। अगला उदाहरण देखते हैं। स्वर्ग को प्राप्त करने, स्वर्ग प्राप्त ये हो गया आपका समास। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। अर्थात हम स्वर्ग को प्राप्त करने वाले में हम को अगर क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, ये स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चिड़ियों को मारने वाले क्या बोलेंगे हम, चिड़ीमार। चिड़ियों को मारने वाले क्या बोलेंगे हम, चिड़ीमार। तो चिड़ियों को मारने वाले यानी को का लोप कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, चिड़ीमार, और ये होती है आपकी समास, और ये उसका हो गया विग्रह। इसी प्रकार अगला उदाहरण आप देखिए। ग्राहगत का मतलब होता है, विग्रह हम करेंगे। ग्राहगत एक समासिक शब्द है, इसको अगर हम विग्रह करेंगे तो ग्रह को आगत, यह ग्रह को आने वाले को हम क्या बोलेंगे, ग्राहगत। तो ये इसका ग्रह को आगत हो गया विग्रह। इसका अगर समास बनाएंगे तो को यहाँ जो है, ये को जो दिया हुआ है ये हो जाएगा, यहाँ पे लुप्त हो जाएगा। तो ये इसका समासिक संक्षिप्त शब्द बनेगा आपका ग्राहगत। ऐसे ही है अगला ग्रामगत एक समासिक शब्द है। इसको अगर विग्रह करेंगे तो ग्राम को गया हुआ को क्या बोलेंगे हम, ग्रामगत। ग्राम को गया हुआ क्या बोलेंगे, ग्रामगत बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसका हो गया आपका विग्रह हो गया। चलिए अगला देखते हैं। करण तत्पुरुष से सीधे ही आपको ध्यान में आ रहा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ देखिए आप करण से आ रहा है, करण से यानी आपका कारक चिन्ह जो है और उसी का क्या हो रहा है, लोप हो जा रहा है। इसमें लिखा देखिए, अगर इस समास में करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं इसमें, उदाहरण गुणों से युक्त, ये से का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और अगर हम इसका समासिक शब्द बनाएंगे तो इसका हो जाएगा गुण युक्त। अगला देखते हैं। तुलसी के द्वारा कृत क्या है, तुलसी कृत। इसका अगर हम समासिक शब्द बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तुलसी कृत हो जाएगा। ऐसे देखेंगे हम रत्न से जड़ित, तो ये से का हम लोप कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे, हम रत्न जड़ित कहेंगे। तो ये हो गया, जहाँ से का लोप हो रहा है तो वहाँ क्या होगा, करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष समास होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे उदाहरण देखते हैं हम क्या। अगला उदाहरण, सूर्य द्वारा रचित को क्या बोलेंगे हम, सूर्य द्वारा रचित। ये विग्रह रूप है। इसका अगर समासिक शब्द हम बनाएंगे, समासिक पद बनाएंगे तो ये हो जाएगा सूर्य रचित। सूर्य के द्वारा रचित को क्या बोलेंगे हम, सूर्य रचित। अगला देखते हैं। करुणा से पूर्ण, ये से का हम लोप कर देंगे तो इसका क्या बोलेंगे हम, करुणा पूर्ण। ये हो गया आपका समासिक शब्द हो गया। अब देखते हैं भय से आकुल का मतलब हो गया है कि ये से का हमको लोप करना है। ये विग्रह रूप है समास का। अब समासिक रूप इसको हम बनाएंगे तो भय से आकुल को हम क्या बोलेंगे, भयाकुल बोलेंगे। अगला देखिए, शोक से ग्रस्त से का हम यहाँ क्या कर देंगे, लोप कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका समासिक, और ये आपका समासिक शब्द है। चलिए अगला देखते हैं हम। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसको हम चतुर्थी तत्पुरुष भी बोलेंगे,
इसमें क्या है, इस संप्रदान कारक विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है। सीधा है संप्रदान तत्पुरुष हम पढ़ रहे हैं। संप्रदान तत्पुरुष में आप देखिए, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, संप्रदान के लिए लुप्त हो जाती है। चतुर्थी जो विभक्ति होती है, कारक चिन्ह जो चतुर्थी में होता है, संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह होता है चतुर्थी तत्पुरुष में, उसका क्या हो जाता है, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है। जैसे हम देख सकते हैं, इसका विग्रह देख सकते हैं, शिव के लिए अर्पण के लिए जो है चतुर्थी तत्पुरुष समास कहलाता है, संप्रदान कहलाता है। और के लिए क्या हो रहा है, लोप हो जा रहा है। और संप्रदान कारक की जो विभक्ति है के लिए, ये क्या हो जा रहा है, इसका लोप हो जा रहा है। अब हम देखेंगे, इसको उदाहरण में देखेंगे। शिव के लिए अर्पण ये विग्रह रूप है। अब इसको हमको बनाना है समास रूप, शिव के लिए अर्पण। तो के लिए को अगर हम यहाँ पे लोप कर देते हैं तो वो हो जाता है शिवार्पण। शिव के लिए अर्पण, तो के लिए अगर आप इसमें के लिए अगर आप उसमें साइलेंट कर दे रहे हैं, लोप कर दे रहे हैं, तो ये समास आपका क्या कहलाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास या चतुर्थी तत्पुरुष समास। क्योंकि इसके नियम में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है। आप उदाहरण में भी देख रहे हैं, शिव के लिए अर्पण, के लिए को अगर हम साइलेंट करेंगे तो हो जाएगा आपका शिवर्पण। ऐसे रसोई के लिए आप देखिए, तो रसोई के लिए को हम अगर साइलेंट करेंगे तो हो जाएगा रसोई घर यानी रसोई के लिए। फिर ऐसे स्नान के लिए घर, तो स्नान के लिए घर का अगर हम संधि रूप बनाए, समास रूप बनाएंगे, संक्षिप्त रूप बनाएंगे तो हो जाएगा स्नान घर हो जाएगा। चलिए आगे इसमें देखते हैं, देश के लिए भक्ति, तो के लिए अगर हम साइलेंट कर देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, देशभक्ति कहेंगे। चलिए अगला उदाहरण देखिए आप, गुरु के लिए दक्षिणा के लिए को अगर हम साइलेंट कर देंगे तो ये आपका समास क्या बन जाएगा, गुरु दक्षिणा। यहाँ रणा नहीं लिख पाया दोस्तों मैंने, आप लोग लिख लेना, गुरु दक्षिणा। गुरु के लिए दक्षिणा, तो गुरु दक्षिणा ये आपका समासिक पद हो गया। डाक के लिए गाड़ी को क्या बोलोगे आप, के लिए को अगर साइलेंट कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा डाक गाड़ी हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देख रहे हैं, परीक्षा के लिए भवन, तो के लिए अगर हम यहाँ साइलेंट कर देते हैं तो उसका समासिक शब्द, संक्षिप्त शब्द क्या बन जाएगा, परीक्षा भवन। चलिए आगे चलते हैं, ये हो गई आपकी क्या, संप्रदान तत्पुरुष यानी चतुर्थी तत्पुरुष समास। अब हम चलते हैं आगे, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष पंचमी तत्पुरुष, जिसमें जो है पंचमी विभक्ति अपादान कारक की विभक्ति से पृथक होना, कारक की विभक्ति से, अपादान कारक का जो चिन्ह है वो है से, उसका अगर लुप्त हो जाता है, से का मतलब होता है पृथक होना, किसके लिए, पंचमी विभक्ति के लिए। से का मतलब क्या होता है, लुप्त होना। अपादान तत्पुरुष यानी इसको हम पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। और इसमें अपादान कारक की विभक्ति होती है क्या, से का अर्थ होता है पंचमी विभक्ति में पृथक होना, अलग होना। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता अलग हो गया। और एक जो से है, कर्तन है कर्म से, जो द्वितीय आपकी विभक्ति होती है तो कर्म से, यानी कि वो से का मतलब होता है उसके द्वारा, यानी बाण से मारा तो बाण के द्वारा मारा। और यहाँ पेड़ से पत्ता अलगाव की स्थिति हो रही, अलग होने की स्थिति हो रही है। तो ये अपादान जो कारक है, इसकी जो विभक्ति है पंचमी विभक्ति में जो कारक चिन्ह से होता है, इसका अगर लोप हो जाता है तो वो अपादान तत्पुरुष समास कहलाता है। कैसे लोप हो रहा है, उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। पहले इस समास का विग्रह से हम समझ लेंगे। नेत्र से हीन यानी नेत्र है ही नहीं, पृथक हो गई, अलग हो गई। नेत्र से हीन, नेत्र ही नहीं है उसकी, तो से का अगर हम यहाँ लोप करेंगे तो ये समासिक शब्द बन जाएगा आपका नेत्रहीन।
कौन सा शब्द बन जाएगा आपका? नेत्रहीन बन जाएगा। अगला हम उदाहरण देख रहे हैं, पाप से मुक्त। पाप से मुक्त, पाप से वो मुक्त हो गया, उसके पृथक हो गया, अलग हो गया, तो पाप से मुक्त यानी से आ गया, तो इसका आप सीधा समझ जाना कि ये कौन सा समास है आपका? अपादान तत्पुरुष समास है। पाप से मुक्त, पाप से वो क्या हो गया है? पाप से वो मुक्त हो गया है, तो उस ये विग्रह रूप है। अब इसका समास रूप क्या हो जाएगा? पाप मुक्त हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं हम, ऋण से मुक्त। ऋण से मुक्त, से जहाँ आ गया और मुक्त हो रहा है और अलगाव की स्थिति हो रही है, पृथक होना हो रहा है, ऋण उसके पास है ही नहीं, ऋण से वो मुक्त हो गया, फ्री हो गया, तो यहाँ आप समझ जाना कि अपादान तत्पुरुष समास या पंचमी तत्पुरुष समास है, जिसमें अपादान की कारक विभक्ति से जो हो लुप्त हो जाता है। तो यहाँ से आपका लुप्त हो जा रहा है, तो ये हो गया ऋण मुक्त। ऋण से मुक्त यानी ऋण मुक्त। अगला उदाहरण देखिए आप, गुण से हीन। गुण से हीन यानी गुण जिसके पास है ही नहीं, उसका से का लोप कर दो तो वो हो जाएगा गुणहीन, तो ये हो जाएगी अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष समास। कर्म से भिन्न। कर्म से भिन्न, कर्म से भिन्न यानी वो कर्म से अलग हो गया, उससे हट गया, वो भिन्न हो गया, वो है ही नहीं, तो यहाँ से लोप हो जाएगा और ये समासिक शब्द बन जाएगा आपका क्या? कर्म भिन्न। कर्म से भिन्न, तो ये आपका अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष समास कहलाएगा। चलिए अगला देखते हैं, संबंध तत्पुरुष। अगला क्या होता है? संबंध तत्पुरुष होता है। तो संबंध तत्पुरुष का ये पांचवा प्रकार है, तत्पुरुष समास का पांचवा प्रकार है आपका संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष यानी षष्ठी तत्पुरुष यानी छठवीं विभक्ति की जो कारक चिन्ह है उसका लोप होगा, और छठवीं विभक्ति का कारक चिन्ह होता है क्या? का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कारक चिन्ह में। तो इसमें जो है का, के, की का जहाँ लोप हो रहा है, रा, रे, री का जहाँ लोप हो रहा है, ना, ने, नी का जहाँ लोप हो रहा है, वो आपका षष्ठी तत्पुरुष समास या संबंध तत्पुरुष समास कहलाएगा। आइए उदाहरण के माध्यम से हम ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। देव का आलय। देव का आलय, आलय का मतलब होता है घर, जहाँ देवों का रहने का स्थान, उसको क्या बोलेंगे? देव का आलय। जहाँ भगवान विराजमान है, देव विराजमान होते हैं, उनको बोलते हैं देव का आलय। देव का आलय, अगर ये का हम अगर लोप कर रहे हैं तो इसका समासिक पद क्या हो जाएगा? देवालय। ये विग्रह रूप है और ये समास रूप है। देव का आलय का अर्थ हो जाएगा समासिक रूप में, संचित रूप में देवालय। और ये कौन सा समास कहलाएगा? आपका षष्ठी तत्पुरुष समास या संबंध तत्पुरुष समास कहलाएगा। अगला आपका देख रहे हैं, सूर्य का उदय। का आप यहाँ लोप कर दो तो सूर्योदय हो जाएगा, और ये कौन सा समास हो जाएगा? का का लोप हो रहा है, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी का लोप हो रहा है, तो ये आपका संबंध तत्पुरुष समास या षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाएगा। अगला है आपका मन की स्थिति। की, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। मन की स्थिति। मन की स्थिति को अगर की को हम यहाँ अगर लोप कर रहे हैं तो ये हो जाएगा मनः स्थिति। क्या हो जाएगा? मनः स्थिति। और ये कौन सा समास कहलाएगा? आपका संबंध तत्पुरुष समास या षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं, और भी उदाहरण इसके हैं हमारे पास में। जल की राशि, विग्रह रूप है ये समास का। जल की राशि, जल की राशि, की का अगर हम यहाँ अगर लोप कर देते तो इसका संक्षिप्त रूप, समासिक रूप क्या हो जाएगा? जल की राशि। जल की राशि का संक्षिप्त हो जाएगा जल राशि। इसका समासिक रूप हो जाएगा क्या? जल राशि। अगला देश की रक्षा। देश की रक्षा, की आ गया, की का अगर लोप कर देते तो इसका अर्थ हो जाएगा देश की रक्षा, संक्षिप्त अर्थ हो जाएगा। इसको हम समास कहेंगे। कौन सा समास? संबंध तत्पुरुष समास या षष्ठी तत्पुरुष समास कहेंगे। पर के अधीन, जो दूसरों के अधीन है, दूसरों के अधीन है उसको क्या बोलेंगे? के यहाँ साइलेंट कर दो तो इसको बोल देंगे पराधीन। जो दूसरों के अधीन है, पराधीन, पराधीन का हम विच्छेद करेंगे तो दूसरों के अधीन, तो पराधीन समासिक शब्द है, और पर के अधीन ये विग्रह उसका है। ठीक है। राजा का कुमार। राजा का कुमार, तो का अगर लोप कर देते तो राजकुमार हो जाएगा। राजकुमार समासिक पद है, इसका विग्रह होता है राजा का कुमार। चलिए अगला छठवां प्रकार देखते हैं तत्पुरुष समास का, अधिकरण तत्पुरुष समास।
अधिकरण तत्पुरुष समास या सप्तमी तत्पुरुष समास भी इसे हम कहते हैं। इसमें अधिकरण कारक की जो विभक्ति है, अधिकरण कारक की जो विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति जो है उसका जो कारक चिन्ह है में पर का क्या हो जा रहा है, यहाँ पे लोप हो जा रहा है। में पर का क्या हो जा रहा है, लोप हो जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम इसको विग्रह देखते हैं। विग्रह के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि कैसा हो रहा है। ये विग्रह है, ग्राम में वास, में या पर आपका क्या होता है, सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह है में या पर का अगर लोप हो जा रहा है, उससे जो संक्षिप्त शब्द बन रहा है वो आपका कौन सा समास कहलाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास या सप्तमी तत्पुरुष समास आपका कहलाएगा। दोस्तों ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस सेशन में हम चाहेंगे कि समास जो है पूरा का पूरा इस सेशन में समाप्त हो जाए। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं अधिकरण तत्पुरुष समास या सप्तमी तत्पुरुष समास, जिसमें में या पर कारक चिन्ह लुप्त हो जा रहा है किसी शब्द में और उसका संक्षिप्त रूप जो बन रहा है वो आपका कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे ग्राम में वास, तो में का हम यहाँ लोप कर देते हैं तो उसका हो जाएगा ग्राम वास। ये आपका समास पद है, ग्राम वास आपका क्या है, समास पद है। चलिए अगले देखिए, सिर में दर्द, तो मैं हटा दो यहाँ, तो इसको लिख देंगे हम सीधा समासिक सिर दर्द। कला में निपुण, तो उसको हम में को साइलेंट कर देंगे तो कला निपुण हो जाएगा। कला निपुण का मतलब कला में निपुण। अगर कोई समास का पद दिया है कला निपुण, तो उसका अगर हम विग्रह करेंगे कला में निपुण, तो में यानी सीधा आप चले जाएंगे अधिकरण तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष समास। शोक में मग्न, अगला उदाहरण है शोक में मग्न, ये विग्रह रूप है। अगर इसका हम संक्षिप्त रूप बनाएंगे तो शोक में मग्न होगा। शोक में मग्न का संक्षिप्त रूप होगा शोक मग्न। शोक में को साइलेंट कर दो तो हो जाएगा आपका शोक मग्न। और शोक मग्न का अगर हम विच्छेद करेंगे तो शोक में मग्न हो जाएगा। तो में से हम समझ जाएंगे कि ये आपका अधिकरण तत्पुरुष समास या सप्तमी तत्पुरुष समास है। आप पर बीती, में या पर सप्तमी विभक्ति का अधिकरण का में या पर जो है कारक चिन्ह है। ठीक है, तो अधिकरण में आप देखिए, सप्तमी विभक्ति में देखिए में या पर, तो आप पर बीती, इसका अगर हम संक्षिप्त रूप देखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, आप बीती। और पर आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास या सप्तमी तत्पुरुष समास। आत्म पर केंद्रित, आत्म पर को साइलेंट कर दो, आत्म केंद्रित हो जाएगा। उसके बाद में देखिए ईश्वर पर अधीन, ईश्वर पर को हटा देते तो ईश्वर पर अधीन को क्या बोलेंगे, ईश्वरोधीन। ठीक है, ईश्वरोधीन। कला में श्रेष्ठ, में को आप साइलेंट कर दो तो आपका क्या हो जाएगा, कला श्रेष्ठ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तत्पुरुष समास के अलावा भी और भी कुछ ऐसे समास हैं जिसको हम अन्य समास या नई समास भी हम कह सकते हैं। तो तत्पुरुष समास के उपयुक्त भेदों के अलावा, ठीक है, तत्पुरुष समास के भेदों के अलावा भी जो है और भी समास हैं और भी ऐसे शब्द हैं जो अपवाद जैसे हैं। तत्पुरुष समास के उपयुक्त भेदों के अलावा भी कुछ अन्य भेद भी हैं जिनमें प्रमुख है नए समास। अब नए समास हम किसको बोलेंगे, चलिए आइए नए समास की परिभाषा हम देखते हैं। जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द जुड़ा हो। जिस समास या जिस शब्द को पढ़कर हमको नकारात्मक चीज़ें जुड़ी हुई है या नकारात्मकता का हमको अगर बोध हो रहा है, तो वहाँ आपका कौन सा समास होगा, नए समास होगा। उसने सीधा सिंपल बोला है, निषेध सूचक नकारात्मक शब्द। जिस समास के पूर्व पद में अगर नकारात्मक या निषेध सूचक शब्द आ रहा है, उस समास को हम क्या कहेंगे, नए समास। उस समास को हम क्या कहेंगे, नए समास कहेंगे। नए समास में अब जैसे नकारात्मक या निषेध सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे आ, अन, ना, गैर, ना आदि। ये शब्द अगर किसी समास के पूर्व पद में आ रहे हैं, निषेध सूचक या नेगेटिव या नकारात्मक शब्द आ रहे हैं, तो ये नए समास होगा। जैसे उदाहरण आप समझ जाइए, अधर्म यानी अधर्म का मतलब सीधा है कि नाधर्म,
और ना धर्म आ रहा है जहाँ, वो आपका नई समास हो जाए। अयोग, जो योग ना योग, जो योग नहीं है, जहाँ नेगेटिव आ रहा है वो सीधा नई समास हो जाएगा। अनहोनी, जो नहीं होनी चाहिए, तो नहीं जहाँ आ रहा है तो ना जहाँ आ रहा है आप समझ जाइए कि वो नई समास है। अनाचार, अनाचार यानी उसका आचार अच्छा नहीं है, उसका मतलब हो गया अनाचार, तो ये आपकी हो गई नई समास। अनावश्यक, आवश्यक नहीं है, ना आवश्यक, आवश्यक है ही नहीं, तो नेगेटिव आ रहा है या नकारात्मक आपका शब्द आ रहा है, आप नई समास हो जाएगा। अनिष्ट, जो है ही नहीं, इष्ट के है ही नहीं, तो वहाँ जो इष्ट है ही नहीं, जो इष्ट है ही नहीं, इष्ट मतलब होता है भगवान, जो है ही नहीं भगवान, तो वहाँ जो है नहीं है या ना जहाँ आ रहा है तो वहाँ सीधा आप समझ जाओ नकारात्मक शब्द जहाँ आ रहा है नई समास। गैर वाजिब, जो वाजिब ही नहीं है, जो वाजिब ही नहीं है, गैर वाजिब, जो वाजिब ही नहीं है, गैर वाजिब, तो ये शब्द जो आ रहा है गैर वाजिब, ये ना वाजिब, जो वाजिब नहीं है, जहाँ नकारात्मक शब्द आ रहा है तो वो आपका नई समास। ना मर्द, जो मर्द है ही नहीं, ना लायक, जो लायक है ही नहीं, तो ये इस प्रकार की समास आपकी क्या कहलाती है, नई समास हो जाती है, जो बाकी जितनी 6 समास है उनके नियम में नहीं आती है। वो ये नई समास एक समास है जो 6 समासों के नियम के अतिरिक्त है, तो जिसको हमने आपको समझाया। चलो आगे देखते हैं। अगला समास होता है आपका कर्मधारय समास। ये सेशन थोड़ा सा आपका लंबा हो सकता है, तो अगला समास है आपका कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में सीधा आप देखेंगे कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय या विशेषण विशेष यानी संज्ञा संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। इसका क्या बोल दिया उसने, उत्तर पद प्रधान हो, यानी दूसरा पद जो है वो पहले पद की विशेषता बताएगा, यही कह रहा विशेषण विशेष्य। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका कर्मधारय समास। इसकी पहचान क्या होती है, आइए हम देखते हैं। विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो के समान अगर कोई शब्द में आ रहा है जो के समान, ठीक है जो कहीं आ रहा है या के समान कहीं आ रहा है, ये 2 शब्द है जो और के समान जहाँ ये शब्द आ रहे हैं, जिन शब्दों को पढ़ने पर ऐसे हमको अगर प्रतीत हो रहा है कि जो है जो या के समान, इस प्रकार से अगर हम कोई शब्द में अगर को अर्थ निकल रहा है तो आपका समास कौन सा कहलाएगा, कर्मधारय समास कहलाएगा। आइए कैसे, महान है जो कवि, महान है जो कवि, ये इसका विग्रह है और यह समास है। तो महान है जो कवि, अगर जो है जो कवि का अगर हम लोप कर दे रहे हैं या किसी समासिक पद को पढ़ने में है जो का अर्थ निकल रहा है या उच्चारण हो रहा है, तो उसका अर्थ हो रहा है, तो वो आपका क्या सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। महान है जो कवि, महाकवि, जो कवि महान है, महान है जो कवि, है जो जहाँ आ रहा है या के समान जहाँ आ रहा है वहाँ कर्मधारय समास। लाल है जो बड़ी, लाल मणि। नीला है जो कंठ, कंठ कैसा है, नीला है, नीला है, कंठ नीला है, नीलकंठ जिसको बोलेंगे, यानी दूसरा पद जो है यहाँ विशेष प्रधान है। कवि कैसा है, महान कवि है। मणि कैसी है, लाल है। कंठ सबका होता है लेकिन नीला कंठ किसी विशेष व्यक्ति का होता है। तो ये विशेष जो है, पहला पद जो है दूसरे की विशेषता बता रहा है। अब आगे उदाहरण में आप देखेंगे, महापुरुष, महापुरुष, पुरुष सब होते हैं लेकिन ये महान पुरुष है, तो महान है जो पुरुष, जहाँ है जो आया आप समझ जाना कर्मधारय समास है। चरण कमल, कमल तो सब होते हैं। अब देखिए यहाँ तुलना कर रहा है, चरण कैसे हैं, कमल के समान, कमल के समान जिसके चरण है वो क्या हो जाएगा, चरण कमल। बता रहे हैं यहाँ उपमेय और उपमान, विशेषण या विशेष। अब यहाँ क्या हो गया, चरण जो है, चरण तो सबके हो गए लेकिन कैसे हैं वो, कमल के समान, के समान जहाँ आ रहा समझ जाओ कर्मधारय समास है। कनकशीलता, कनकशीलता, उसके जैसी लता, कनकलता, तो यहाँ कौन सा समास, कर्मधारय समास। कमल के समान नयन, उसको क्या बोलेंगे, कमल नयन। प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। देह रूपी लता, देह जैसी लता,
देह के समान जो लता है उसको हम क्या कहेंगे, देह लता। तो ये इस प्रकार जो है ये आपका कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका द्विगु समास। तो द्विगु समास जिस समस्त पद के पूर्व पद संख्यावाचक हो, दिगी का आप सीधा द्विगु से आप याद रखें कि पहला पद जो है संख्यावाचक हो और विशेषण भी हो, वह द्विगु समास कहलाता है। सीधा सीधा पहला शब्द संख्यावाचक, 7 सिंधुओं का समूह, जहाँ समूह की बात आ गई। सप्त सिंधु यानी पहला शब्द क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया। ठीक है, सप्त सिंधु यानी 7 सिंधुओं का समूह। सप्त सिंधु कौन सा समास हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। दोपहरों का समूह, दोपहरों का समूह, ये विच्छेद है इसका, दोपहर यानी दोपहरों का समूह। त्रिलोक, देखिए संख्यावाचक हो रहा है, त्रिलोक तीनों लोक का समाहार, जिसमें तीनों लोक समाये हुए हैं, त्रिलोक। चौराहा, 4 राहों का समूह, जहाँ समूह हो रहा है, 4 राहों का समूह है, ये समाया हुआ है जहाँ 4 राह, तो 4 राहों का समूह आपका क्या कहलाएगा, चौराहा। यानी ये संख्यावाचक प्रथम शब्द है तो ये द्विगु समास कहलाएगा। नवरात्र, रात तो सब होती है लेकिन ये कैसी रात है, नवरात्र है। नव मतलब आपका संख्यावाचक शब्द हो गया तो आपका क्या कहलाएगा, नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषि तो आपका संख्यावाचक पहला पद हो गया। पंचमणि, 5 मणियों का समूह पंचमणि। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तो ये आपका हो गया क्या, आपका द्वंद्व समास, द्विगु समास। द्विगु समास का सीधा मतलब है कि पूर्व पद संख्यावाचक हो। आप ये पूरे उदाहरण आप जो दे रहे हैं इसमें आप देख लीजिए, पहला पद संख्यावाचक है, नौ, सप्त, पंच। ठीक है, अगला चलते हैं हम अब द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब सीधा आप समझ जाओ कि दोनों, द्वंद्व का मतलब ही होता है दो। द्वंद्व समास, द्वंद्व मतलब दोनों समास के जो दोनों पद कैसे हो, प्रधान हो, और विग्रह करने पर क्या, और या अथवा लगता हो। और या अगर जहाँ आ रहा है आप समझ जाओ, कोई शब्द को पढ़ने पे और या आ रहा है या उसका अर्थ निकल रहा है, आप समझ जाओ ये द्वंद्व समास है जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं। अच्छा, इन दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों पदों के बीच क्या लगते हैं, योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। द्वंद्व समास का सबसे पहले सीधी परिभाषा है, दोनों पद प्रधान होंगे और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगेगा। अगर हम विच्छेद करेंगे उसका तो उसमें और या अथवा, इनके 2 शब्दों के बीच में अगर ये लग रहे हैं 3 शब्द और या और अथवा लग रहे हैं तो आप समझ जाना द्वंद्व समास है और दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और योजक चिन्ह होता है, समासिक पद को कैसे पहचानेंगे आप, योजक चिन्ह होगा दोनों के बीच में। द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। चलिए देखते हैं पहला द्वंद्व समास का पहला प्रकार देखते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व। इस समास में दोनों पदों के बीच और तथा, देखो और तथा एक ही शब्द है, दोनों का मतलब होता है जुड़ना, और का मतलब भी जुड़ना होता है और तथा का मतलब भी जुड़ना होता है। इस समास में दोनों पदों के बीच, इस समास में जो है दोनों पदों के बीच में, इस समास के बीच दोनों पदों के बीच में अगर तथा आ रहा है, और आ रहा है, तथा आ रहा है, कोई समासिक शब्द आप पढ़ रहे हो और तथा अगर उसके अर्थ में आ रहा है या उस पढ़ने में, उच्चारण में या अर्थ में निकल रहा है तो इसका आप सीधा मतलब समझ जाना कौन सा है, इतरेत्तर द्वंद्व है। जैसे जहाँ और तथा है, और तो समझ जाना इतरेत्तर द्वंद्व समास है। राम लक्ष्मण ये शब्द को आप पढ़ के आपका इसका अगर विग्रह करेंगे तो इसका सीधा अर्थ होगा, विग्रह रूप होगा राम और लक्ष्मण। और हमने इतरेत्तर द्वंद्व में पढ़ा है, इतरेत्तर द्वंद्व में सीधा पढ़ा है कि समास में 2 पदों के बीच और अगर आ रहा है, और या तथा आ रहा है, और तथा आ रहा है तो आप समझ जाओ, और योजक का लोप हो जा रहा है, आप समझ जाओ ये कौन सी समास है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का ये इतरेत्तर द्वंद्व समास होगा। धर्माधर्म यानी धर्म और अधर्म। धर्माधर्म का मतलब क्या होता है, धर्म और अधर्म।
धर्म धर्माधर्म का मतलब होगा धर्म और अधर्म होगा। तो और जहाँ आ रहा आप समझ जाना, द्वंद्व समास है। दूध रोटी दोनों शब्द प्रधान है, आप देख लो, राम लक्ष्मण दोनों बराबर, धर्म अधर्म दोनों बराबर, दूध रोटी दोनों बराबर। दूध रोटी इसका सीधा आएगा, अगर हम इसका विग्रह करेंगे दूध और रोटी। ऐसे क्या आएगा आपका माता पिता, माता पिता का अगर हम विग्रह करेंगे तो माता और पिता। तो जहाँ और आ रहा विग्रह करने पर वो द्वंद्व समास होगा। पूरे समास में आप देख लीजिए, समास के जो 6 प्रकार हैं या अन्य समास भी जो हैं उसमें आप सीधा यही आपको एक चीज़ निकल के आ रही सामने कि इन समासों में विग्रह करने पर ही आप पहचान पाओगे कि समास कौन सी है। चलिए अगला देखते हैं, माता और पिता। माता और पिता इसका अगर हम समास रूप अगर हम देखेंगे तो माता पिता होगा। तो माता पिता का हम विग्रह करके देखेंगे तो और आएगा, और माता और पिता आएगा, और आ रहा है इसका सीधा सा मतलब है ये आपका इतरेत्तर द्वंद्व है। राम और सीता इसका समासिक होगा सीताराम, सॉरी सीता और राम, सीताराम इसका अगर समासिक पद क्या होगा सीताराम। सीताराम को अगर विच्छेद करके लिखेंगे तो सीता और आ गया, मतलब आप समझ जाओ द्वंद्व समास। यहाँ मैं योजक चिन्ह लगाना भूल गया हूँ, ठीक है, तो आप लगा लीजिएगा। ठीक है अगला चलते हैं आगे। दूसरा प्रकार है द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसके दोनों पद प्रधान हो और उनका विग्रह करने पर और या आए, उन दो शब्दों के बीच में और पहला शब्द और दूसरा शब्द या, अगर ये दो में से एक शब्द आ रहे हैं तो आप समझ जाओ द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास में हमने इतरेत्तर द्वंद्व समझ लिया। इतरेत्तर द्वंद्व में क्या सीधा आपने देखा है कि इतरेत्तर द्वंद्व में क्या बोला है उसने? इतरेत्तर द्वंद्व में सीधा बोला है कि बीच में अगर और आ रहा है तो ये इतरेत्तर द्वंद्व हो गया। राम और लक्ष्मण, धर्म और अधर्म, दूध और रोटी, माता और पिता, और सीता और राम। अगला देखते हैं समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व का क्या कह रहा है? समाहार का अर्थ है समष्टि या समूह। समाहार का मतलब होता है समूह। जिस समास में उसके पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी के प्रकार के अन्य अर्थ का भी ज्ञान हो रहा है उसे समाहार द्वंद्व कहेंगे। यानी आप जो है उसके अतिरिक्त अन्य किसी का भी हमको ज्ञान हो रहा है या उसका भी अर्थ निकल रहा है तो आपका समाहार द्वंद्व कहलाएगा। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो आप ये लाइन को बड़े ध्यान से फिर से आप समझिए कि समाहार द्वंद्व समास, समाहार का अर्थ होता है समूह। जिस समास से उक्त उसके पदों के अर्थ, उसके पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का भी ज्ञान हो रहा है उसे समाहार द्वंद्व कहिए। यानी अर्थ दूसरा निकल रहा है, उसका तो हो रहा है लेकिन और दूसरा अर्थ भी निकल रहा है तो आपका समाहार द्वंद्व कहेगा। उदाहरण में आपको और अच्छे समझ आएगा। आप देखिए समासिक पद देखिए, हाथ पाँव। हाथ पाँव इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो हाथ और पाँव, और हाथ और पाँव का मतलब होता है इसके अतिरिक्त शरीर के दूसरे अंग की भी वो बात कर रहा है। हाथ और पैर की अगर हम बात कर रहे हैं कि हाथ पैर, तो उसका मतलब ये है कि शरीर के और दूसरे अंग भी हैं, तो ये दूसरे अंग का भी इसमें क्या आ रहा है? अर्थ निकल रहा है। अगला हम देखते हैं रुपए पैसा। रुपए और पैसा, रुपए पैसा अगर एक शब्द आ रहा है रुपए पैसा तो इसका मतलब होता है रुपए पैसे से मतलब होता है संपत्ति, कि रुपए पैसा है संपत्ति है। आपसे कोई पूछेगा कि आपके पास कितना रुपया पैसा है, यानी वो आपकी औकात जानना चाह रहा है, आपकी संपत्ति जानना चाह रहा है। तो रुपया और पैसा। अब यहाँ भी और आ रहा है तो ये और इतरेत्तर वाले और में फर्क है। राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण ये अलग चीज हो गई, लेकिन रुपया और पैसा तो राम और लक्ष्मण तो दोनों बराबर है, दोनों पद प्रधान है, लेकिन उसमें और आ रहा है तो हम समझ जाएंगे इतरेत्तर द्वंद्व। लेकिन इसमें भी और आ रहा है रुपए पैसा, रुपया पैसा, रुपए और पैसा, इसका अर्थ तीसरा निकल रहा है कि रुपया और पैसा यानी संपत्ति की बात कर रहा है कि आपके पास कितनी संपत्ति है। ठीक है। मोटा ताजा, मोटा और ताजा, मोटा ताजा यानी अपन किसी को भी बोल देते हैं कि आप बहुत मोटे ताजे हो, हट्टे कट्टे हो। तो मोटा ताजा का मतलब क्या होता है? हष्ट पुष्ट। मोटा ताजा का मतलब हो गया हष्ट पुष्ट, यानी तीसरे का अर्थ निकल रहा है। कपड़ा लत्ता, हम बोल देते हैं कि कपड़ा लत्ता, तो कपड़ा लत्ता का मतलब होता है कपड़ा और लत्ता।
तो इसका कपड़ा लत्ता का मतलब होता है कपड़ा लत्ता वगैरह है, इसका अर्थ निकलेगा आप वस्त्र की बात कर रहा है। कपड़ा लत्ता की बात मतलब कपड़ा लत्ता वगैरह की बात कर रहा है, यानी इसका सीधा मतलब है कि वो वस्त्र की बात कर रहा है कि आपके पास में वस्त्र है या नहीं है, या किसी भी प्रकार का जो वाक्य है उस प्रकार से ये कपड़ा लत्ता जहाँ शब्द यूज होगा, समासिक शब्द जहाँ यूज हो गया, वो आपका क्या कहलाएगा, इतरेतर द्वंद्व नहीं कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा समाहार द्वंद्व समास, क्योंकि यहाँ अर्थ निकल रहा है वस्त्र का। ठीक है। नाक कान, नाक कान, नाक कान की बात कर रहे हैं तो नाक कान का मतलब होता है नाक कान वगैरह है, और इसका अर्थ होता है अंग के अर्थ में, कि नाक कान के अलावा और भी अंग की वो बात कर रहा है। दाल रोटी, दाल और रोटी, दाल रोटी चल रही है, हम किसी को बोलते हैं कि दाल रोटी चल रही है। दाल रोटी का सीधा अर्थ है कि भैया भोजन के सभी पदार्थ के अर्थ में हो सकता है, कि खाना पीना बराबर हो रहा है, तो वो उसका अर्थ सीधा क्या होगा, दाल रोटी का मतलब दाल और रोटी। दाल और रोटी का मतलब हो गया भोज्य पदार्थ से या भोज्य सामग्री से उसका मतलब होता है। आहार निंद्रा, आहार निंद्रा, आहार निंद्रा का मतलब सीधा आप निकालिए आहार निंद्रा। आहार निंद्रा का यानी आहार निंद्रा ही नहीं है, इसका इसी तरह की और भी बातें हैं। आहार और निंद्रा की बस बात नहीं कर रहा है, आहार निंद्रा ही नहीं और इस तरह की और भी बातें हैं जिसकी वो बात कर रहा है। तो जहाँ तीसरा अर्थ निकल रहा हो वहाँ क्या होगा, समाहार द्वंद्व होगा। आइए द्वंद्व समास के तीसरे प्रकार में चलते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व। अब देखिए, जिस समास में दोनों पदों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक शब्द अवयव शब्दों का लोप पाया जाता है, इस समास में प्राय दो विपरीतार्थक शब्दों का योग होता है। सीधा सा मतलब है कि दो पदों के बीच में अगर या आ रहा है तो आप समझ जाओ वो कौन सी है, वैकल्पिक। और जहां या आ रहा है आपने देखा होगा एग्जाम में भी आपको पूछता है अथवा, पूछता है या पहला करिए या दूसरा करिए, पहला करो अथवा दूसरा करिए। जहां अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है विकल्प सूचक, एक शब्द यहाँ देखिए आप, जहां आपको ऑप्शन मिल रहा है विकल्प हो रहा है वहां समझ जाइए आप वैकल्पिक द्वंद्व समास है। तो वैकल्पिक द्वंद्व समास में आप देखेंगे, वैकल्पिक द्वंद्व समास में आप इसके उदाहरण देखेंगे। समास है यस अपयस, यस अपयस एक उदाहरण हम देखने को यहाँ पे मिल रहा है, यस अपयस। ठीक है, यस यस अपयस। तो इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो यस या अपयस दोनों में से एक चीज, यस हो या अपयस हो, दोनों में से कोई एक चीज हो। जहां या आ रहा है आप समझ जाना वो कौन सा समास है आपका, वो आपका वैकल्पिक समास है। यहाँ विकल्प मिल रहा है पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप या पुण्य। जहाँ या आ रहा है आप समझ जाओ वैकल्पिक समास है, विकल्प है पाप या पुण्य, विकल्प मिल रहा है। भला बुरा, भला या बुरा दोनों में से कोई एक, भला या बुरा, हम तुलना भला या करो या बुरा करो तुलना कर रहे हैं और या आ रहा है बीच में, तो आपका ये हो जाएगा वैकल्पिक द्वंद्व समास। पाप पुण्य, भला बुरा, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, थोड़ा या बहुत, या आ गया वैकल्पिक समास, विकल्प मिल रहा है। लाभ या हानि, लाभ ले लो या हानि, आपको विकल्प मिल रहा है। उतार चढ़ाव, उतार या चढ़ाव, या आ रहा है। ठंडा या गरम, ठंडा या गरम, ठंडा गरम, ठंडा या गरम। ऊंच नीच, ऊंच या नीच, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इस प्रकार से ये आपका था द्वंद्व समास, जिसके 3 प्रकार थे, तीनों प्रकार के उदाहरण में हमने बताया आपको। अब चलते हैं अगले समास की ओर। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बस अंतिम में हम चल रहे हैं। चलिए अगला देख रहे हैं हम, बहुब्रीहि समास। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो, किसी तीसरे का अर्थ हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बहुब्रीहि समास। देखिए, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। अर्थात हम एक उदाहरण देखते हैं, नीला है कंठ जिसका,
एक शब्द समासिक शब्द है नीलकंठ। नीलकंठ का हम अगर विग्रह कर रहे हैं तो नीला है कंठ जिसका, जिसका नीला कंठ है उसको क्या कहेंगे हम? शिव। तो यहाँ तीसरे का बोध हो रहा है, तीसरे की बात हो रही है, तीसरे का संकेत हो रहा है। ये कौन सा समास कहलाएगा? बहुब्रीहि समास। इस समास में पहला पद, इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। इस समास को विग्रह में वाला, वाली, है और जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी ये शब्द जहाँ आ रहे हैं आपके कौन कौन से? वाला, वाली, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह, इसका अगर प्रयोग जहाँ हो रहा है तो वहाँ आप समझ जाओगे कि बहुब्रीहि समास है। और तीसरे का भी बोध हो रहा है, जैसे लंबा, लंबोदर, लंबोदर। लंबोदर का अगर हम संधि विच्छेद समास विग्रह करेंगे तो लंबोदर को हम क्या बोलेंगे? उसका अर्थ निकालेंगे, विस्तारित रूप करेंगे, विग्रह करेंगे तो लंबा है उदर जिसका, उदर लंबा है जिसका उदर। तो देखिए आपको बताया गया था कि है जहाँ आ रहा है जहाँ आ रहा है, या जिसका आ रहा है, या जिसकी आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे ये आपका बहुब्रीहि समास है। लंबा है उदर, है और जिसका उदर, यानी श्री गणेश का उदर जो है क्या है? लंबा है। आशुतोष, आशुतोष जो शीघ्र तोष हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, शीघ्र तुष्ट हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? वह जो शीघ्र तुष्ट हो। तुष्ट का मतलब क्या हो जा रहा है? आशुतोष, वह जो शीघ्र तुष्ट हो जाए, वो कौन है? शिव है। तो ये तीसरे का बोध हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं हम। बहुब्रीहि समास के 4 प्रकार हैं। समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्याधिकरण बहुब्रीहि, तुल्ययोग बहुब्रीहि और व्यतिहार बहुब्रीहि। ये बहुब्रीहि समास के 4 प्रकार हैं। चलो चारों प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। समानाधिकार बहुब्रीहि समास। समानाधिकार बहुब्रीहि समास, समान विभक्ति वाले समासिक शब्द समानाधिकार बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। समान विभक्ति वाले, एक जैसी विभक्ति रहेगी। उदाहरण में हम देखते हैं, एक समास दिया त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके। त्रिनेत्र का मतलब क्या होता है? अब यहाँ आप ये मत समझ जाना कि ये आपका द्विगु समास तो नहीं है, ये आप नहीं समझ जाना कि ये द्विगु समास है कि संख्यावाचक है। नहीं, उसका अर्थ भी हमको पढ़ना है, विग्रह भी करना है। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, है और जिसके जहाँ रहा वो आपका बहुब्रीहि समास जो है। तो 3 नेत्र शंकर जी के हैं। नेक काम, नेक है जिसका काम, नेक है जिसका काम है और जिसका जहाँ आ रहा है नेक है जिसका काम, अर्थात क्या हो जाएगा? विशेष व्यक्ति की वो बात कर रहा है। तो ये है आपका समान अधिकार, यानी समान विभक्ति वाले समासिक शब्द क्या कहलाते हैं? समानाधिकार बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए सहस्राक्ष, सहस्राक्ष, सहस है आंखें जिसकी, अक्ष, सहस्राक्ष। तो सह है आंखें जिसकी, यानी अर्थात जिसकी आंखें सहस है, सहस्त्र है, वो कैसे हैं? सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष। तो सहस्त्र है जिसकी आंखें, अर्थात वो इंद्र भगवान की बात कर रहा है, यानी समान विभक्ति हो रही है। सहस है जिसकी आंखें, तो ये आपका हो गया आपका समानाधिकार बहुब्रीहि समास। पीतांबर, ये मेरा नाम है। ठीक है, पीला है आंबर जिसका, पीला है आंबर अर्थात जिसका अंबर यानी जिसके वस्त्र पीला हुए वो है कौन? कृष्ण भगवान है। त्रिलोचन, त्रिलोचन, 3 है लोचन यानी नेत्र, 3 नेत्र जिसके हैं अर्थात शंकर भगवान की बात कर रहे हैं। तो ये समानाधिकार बहुब्रीहि समास कहलाएगा, क्योंकि इसमें समान विभक्ति वाले समासिक शब्द का यानी समान विभक्ति वाले समास का उपयोग हो रहा है। तो ये आपका कहलाएगा क्या? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर भगवान की बात कर रहे हैं, जिसका कंठ कैसा है? नीला है।
नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ये नीलकंठ हमने जो है अवयवी भाव समास में भी हमने पढ़े थे इसको, नीलकंठ को, लेकिन वहाँ का मतलब अलग है और यहाँ का मतलब अलग है। ठीक है, तो नीलकंठ, नीला है जो कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, तो नीला है कंठ जिसका वो आपका क्या हो जाएगा, नीलकंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीलकंठ हो जाएगा। अगला है आपका क्या, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश भगवान की बात कर रहे हैं, तो लंबा है उधर जिसका, तो उस किसकी बात कर रहे हैं हम, गणेश भगवान की बात कर रहे हैं। नीला है कंठ, नीला है कंठ यानी नीला जिसका कंठ है, इसको हमने बहुब्रीहि समास में ही पढ़ा था, हमने कर्मधारय या फिर भी समास में नहीं पढ़ा था। नीला है कंठ जिसका, तो नीला है कंठ जिसका यानी शंकर भगवान की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लंबा उधर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश भगवान की बात कर रहे हैं। इसमें समान विभक्ति वाले, एक जैसी विभक्ति वाले, समान विभक्ति वाले समासिक समास का, अगर यह समासिक शब्द का जहाँ है वो समान अधिकार बहुब्रीहि समास कहलाता है। दशानन, दस है आनंद जिसके, है तो बहुब्रीहि समास, रावण यानी दशानन यानी रावण की बात कर रहा है, लेकिन यह है समान अधिकार बहुब्रीहि समास। मीठ बोला, मीठा बोलने वाला, मीठा है, मीठी है जिसकी बोली जिसकी, यहाँ है मैं भूल गया लिखना, मीठी है बोली जिसकी, अर्थात विशेष व्यक्ति है वो मीठा बोलने वाला, सिंपल व्यक्ति नहीं है। तो ये है आपका समान अधिकार बहुब्रीहि समास। अब व्याधिकरण बहुब्रीहि समास, वे समासिक पद, वे समासिक पद जिसकी जिनकी विभक्ति समान ना हो, विभक्ति एक समान ना हो, अलग अलग विभक्ति के हो, जैसे वीणा और पाणी, अलग अलग चीज़ों की बात कर रहा है। वीणा अलग हो गया और पाणी अलग हो गया, तो वीणा और पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, अलग चीज हो गई। समान अधिकार जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्र वाले, एक ही जगह की बात कर रहा है, एक ही चीज के। पीला है अंबर, पीला है जिसका वस्त्र, त्रिलोचन तीन नेत्र हैं, नीलकंठ, नीला है कर्ण जिसका, तो वो समान विभक्ति वाली चीजें थी। अब ये अलग अलग विभक्ति वाली चीज है। कैसे अलग अलग विभक्ति वाली हैं, वीणा पाणी, वीणा पाणी का आप देखिए, वीणा एक अलग चीज हो गई और पाणी आपकी हो गई जिसकी गोद, आंचल जिसको बोलेंगे, वीणा पाणी, जिसके गोद में वीणा रखा हुआ है, यानी सरस्वती जी की बात कर रहा है। चंद्रशेखर, चंद्र और शेखर, चंद्र अलग हो गया और शेखर, शेखर यानी शिखा, बाल, चंद्रशेखर, चंद्र है सिर पर जिसके, सिर पर जिसके चंद्र है, बाल पर जिस पर चंद्र है, अर्थात वो शंकर भगवान की बात कर रहे हैं। गिरिधर, गिरि यानी होता है पहाड़ पर्वत, गिरि पर्वत, तो गिरिधर, गिरि को धारण किया है जिसने, है जिसने आया है बहुब्रीहि समास है, अर्थात कृष्ण भगवान की बात कर रहे हैं। और ये जो समास है आपका व्याधिकरण समास कहलाएगा, क्योंकि इसमें विभक्ति समान नहीं होगी, अलग अलग चीजें, गिरि अलग है और धर अलग, धारण करने वाला गिरि को, उसको कृष्ण बोलेंगे। अगला हम चलते हैं, अगला उदाहरण है चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, चक्र है पाणी में जिसके, उसको बोलते हैं हम विष्णु भगवान, जिसके पाणी में क्या है, चक्र है, विष्णु भगवान। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, चंद्र, मौली का मतलब होता है सिर, मौली का मतलब होता है सिर में जो बाल हम बांधते हैं उसको हम बोलेंगे चंद्रमौली। चंद्र है जिसके मौली पर, यानी अर्थात शंकर भगवान की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, विभक्ति एक समान नहीं हो रही, विभक्ति अलग अलग हो रही है। अगला है तुल्ययोग बहुब्रीहि समास। तुल्ययोग बहुब्रीहि समास में आप देखेंगे जिस समास में पहला पद, जिस समास में पहला पद सहबोधक होता है उसे तुल्ययोग बहुब्रीहि कहा जाता है। जिस समास में पहला पद सहबोधक होता है उसे तुल्ययोग बहुब्रीहि समास कहा जाता है। अब शब्द आप पढ़ के उदाहरण समझेंगे। सचेत, सचेत का मतलब क्या हो गया, चेतना के साथ है जो, उसको हम क्या बोलेंगे, सचेत। जो चेतना के साथ है उसको क्या बोलेंगे हम, सचेत बोलेंगे। सबल, सबल का मतलब बल के साथ जो है,
है जो जहाँ आ रहा है वो बहुब्रीहि समास है। और यहाँ क्या हो रहा है, जिस समास में पहला पद सहबोधक होता है, सह बल के साथ जहाँ आ रहा है, जो शब्द को पढ़ के साथ का हमको समझ में आ रहा है और तीसरी चीज का बोध हो रहा है, उसका मतलब वो तुल्य योग बहुब्रीहि समास होगा। सबल बल के साथ है जो, साथ है जो जहाँ आएगा वो बहुब्रीहि समास होगा। और सा आ रहा है जहाँ सह की बात कर रहा है, साथ की बात कर रहा है, तो वो आपका हो जाएगा तुल्य योग बहुब्रीहि समास। सपरिवार परिवार के साथ है जो परिवार के साथ है वो आपका क्या हो जाएगा, तुल्य योग बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सशरीर शरीर के साथ है जो बहुब्रीहि समास। और सा आएगा, सह आ गया, साथ आ गया, तो आप समझ जाना ये आपका तुल्य योग बहुब्रीहि समास। संदेह देह के साथ, सदेह का मतलब होता है देह के साथ। सदास हास के साथ जो है, हास यानी उसको हास हो रहा है, हानि हो रही है। व्यतिहार बहुब्रीहि समास का, बहुब्रीहि समास का चौथा और अंतिम रूप है व्यतिहार समास। जिस समास में घात प्रतिघात सूचक पद हो उसे व्यतिहार बहुब्रीहि समास कहते हैं। घात और प्रतिघात सूचक शब्द हो, कैसे? बाताबानी का होता है बातों बात से जो झगड़ा हो गया, बात में जो झगड़ा हो गया तो उसको बाताबानी बोलते हैं। बात से झगड़ा हो गया, तो यहाँ घात प्रतिघात सूचक पद है ये। गालागाली यानी गालियों से जो झगड़ा है, जो आ रहा है यानी समझ जाओ है या जो आ रहा है बहुब्रीहि समास है। लेकिन यहाँ जो है घात प्रतिघात सूचक शब्द है ये। धक्का मुक्की करना, धक्कों से जो लड़ाई हो गई उसको धक्का मुक्की बोलेंगे। मुक्का मुक्की मुक्कों से जो लड़ाई हो गई, यानी यहाँ जो है घात प्रतिघात या हिंसा जहाँ आ रही है, आप समझ जाना ये आपका कौन सा समास है, व्यतिहार। नाम से ही हो रहा, व्यति हो रही है, घात प्रतिघात होता है। लाठा लाठी यानी लाठियों से जो लड़ाई, जो आ गया है, जो आ गया आप समझ जाओ यार। यहाँ क्या है, घात प्रतिघात की बात हो रही, हिंसक प्रवृत्ति आ रही है, तो आप समझ जाना ये व्यतिहार बहुब्रीहि समास है। इस प्रकार से आज जो है हमारा समास का ये जो 5वां चैप्टर था हिंदी व्याकरण का, ये आज समाप्त हुआ। थोड़ा सा ये बड़ा सेशन हो गया है, लेकिन समास की पूरी इसमें हमने बारीकियों को बताने की कोशिश करी है। आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या इसमें कुछ सुधार योग्य कुछ बातें हो तो आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताएं, ताकि हम इसमें सुधार करके और अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करें। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं व्याकरण के अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार।